हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसईजेड और एनआईएमजेड के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन पॉलिसी जो है आपका, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन बीइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एनआईएमजेड के बारे में पता होना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली यूपीएससी मेंस में एसईजेड और एनआईएमजेड के ऊपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब वो बेसिकली आपसे कनेक्शन पूछेंगे कि एसईजेड में गुड्स को प्रमोट करके या फिर सर्विसेज को प्रमोट करके क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हमें बेसिकली फायदा होता है कि नुकसान होता है। उस हिसाब से यूपीएससी बेसिकली एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे देगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। रीजन बीइंग कि हर समय न्यूज में रहता है और ये इतना ज़्यादा न्यूज में रहने के कारण करंट अफेयर्स छोड़ करके अब ये स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है, तो इसीलिए हम लोग इसे डील करेंगे। तो एसईजेड और एनआईएमजेड के बीच में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन ऑब्जेक्टिव इज एडवांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि हमें एक्सपोर्ट जो है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली एक एरिया है। आपको पता होगा कि अगर आप बिग सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप देखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो थोड़ा एरिया, अगर आप अपने शहर से थोड़ा बाहर के साइड में जाएंगे तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रॉपर तरीके से एरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जोन्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे टैक्सेस आपको पे नहीं करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के आपको एनआईएमजेड में जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स है जो मिलते हैं एसईजेड और एनआईएमजेड में, उसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एनआईएमजेड जो है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, मेन फोकस इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये दोनों का है, एसईजेड और एनआईएमजेड दोनों का मेन पर्पस है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कर सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ हायर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट दे। ठीक है, तो एनआईएमजेड का बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन पर्पस इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इज एडवांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनआईएमजेड, तो एनआईएमजेड का मेन पर्पस इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रमोशन करना। पूरे के पूरे रीजन्स होते हैं एनआईएमजेड में, अगर आप देखेंगे तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एनआईएमजेड को बेसिकली प्रमोट किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, ये पेंडिंग है ये वाला फैक्ट पूछना। यूपीएससी कभी भी आने वाले टाइम पे ये फैक्ट पूछ सकती है कि एशिया का सबसे पहले ईपीजेड, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पहले ईपीजेड हुआ करता था, विच इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ठीक है, वो स्टैब्लिश हुआ था 1965 में एट कांडला गुजरात। नॉर्मली मैं फैक्ट्स आपको मैंने आपको कहा है कि नॉर्मली फैक्ट्स मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट कुछ कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे पहला ईपीजेड जो है वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था और कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1965 में कांडला गुजरात में हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या थी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के साथ में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था और दूसरे साइड में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। ठीक है, बहुत सारे मतलब आपके ब्यूरोक्रेट्स जो थे, करप्शन इन्वॉल्व था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व हो रहे थे। इसीलिए हमें ईपीजेड को हटा करके एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप है। ठीक है, और यहाँ पे चैलेंजेस बहुत कम है, करप्शन थोड़ा कम है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उतने नहीं है, तो इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेसिकली ये क्या कहते हैं गठन किया गया था। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या है, एक टेरिटरी है विद इन ए कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री। तो एक बेसिकली ड्यूटी फ्री रीजन होता है। ठीक है, आप देखिएगा कभी अगर हो सके तो आप यूट्यूब में थोड़ा चेक कीजिएगा, देखिएगा कि कैसा दिखता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एरिया आप समझिएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेंगे तो एक माइंड में आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा, तो आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इमेजिन कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा पिक्चर्स विक्चर्स देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो बेसिकली ड्यूटी फ्री रीजन होता है और फिजिकल कंसेशन, बेसिकली जो टैक्सेस वैक्सेस में आपको कुछ कुछ कंसेशन मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बेसिकली फीचर्स क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे ड्यूटी फ्री है, कि आपको वहाँ पे ड्यूटीज पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करें तो आपको कुछ टैक्सेस पे करना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है तो शायद आप मार्क कर देंगे हाँ होता है, बट अगर ये दे दिया जाए कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी ड्यूटी फ्री होता है तो आपके दिमाग में आएगा कि यार डोमेस्टिक की बात की जा रही है तो शायद ड्यूटी फ्री नहीं हो, बट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर यूपीएससी फ्रेम करेगा तो यहीं पे आपको फंसाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फंसाने वाले स्टेटमेंट कौन से होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए।
जब पढ़ते हैं हम लोग तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वो भी ड्यूटी फ्री, ठीक है, ये पहला फीचर है एसईजेड का। दूसरा, बहुत सारे टैक्सेस से एग्जेम्पशन मिलता है एसईजेड में, जैसे इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मैट जो होता है आपका, दैट इज द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो उससे भी एग्जेम्पशन है आपका, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग एनआईएमजेड के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, देखिए एनआईएमजेड जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, डिप जो पहले डीपीडब्ल्यूआईटी जो पहले डिप हुआ करता था, विच बेसिकली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो है दैट इज बेसिकली द नोडल एजेंसी ऑफ एनआईएमजेड। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ एनआईएमजेड, सबसे पहला पीटी का पॉइंट आपका यही बन गया। देखिए एनआईएमजेड में कुछ कुछ फीचर्स जो है एनआईएमजेड के, याद रखिएगा कि जो 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया proposed for NIMZ must be utilized for manufacturing units. Rest can be utilized for services units. अगर 100% एरिया है तो 30% एरिया जो है NIMZ का वो आपको बेसिकली यूटिलाइज करके रखना होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। बाकी जो 70% एरिया है उसे आप सर्विसेज यूनिट्स के लिए कर सकते हैं। तो NIMZ में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम इज द केस विद SEZ, उसमें भी आपको सर्विसेज गुड्स दोनों देखने को मिलते हैं। SEZ में भी गुड्स भी कवर होता है और सर्विसेज भी कवर होता है, बात पता होना चाहिए। तो 30% एरिया NIMZ के केस में आपको पता होना चाहिए वो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए प्रपोज किया गया है, बाकी जो है वो सर्विसेज यूनिट्स के लिए प्रपोज किया गया है, ये बात पता होना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज अगर आप कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजीज अगर आप लगाते हैं या फिर बनाते हैं वहाँ पे एनआईएमजेड में बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ इंसेंटिव्स भी मिलता है। तो ये इजी पॉइंट है, ये तो लॉजिकली डिड्यूस किया जा सकता है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन का जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा कि एनआईएमजेड जो है बेसिकली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमने इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये सब में पढ़ा था, तो वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है उसे डिक्लेयर किया गया है और एनआईएमजेड को डिक्लेयर किया गया है एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट ये बात ध्यान रखना है कि कौन डिक्लेयर किया, इट इज डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो पीटी के पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पीटी के पॉइंट है। अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो इसी में से फंसेंगे। एनआईएमजेड के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो पहले मैं बताता हूँ पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा। यूपीएससी पहले ये पूछ लेगा कि कौन नोडल एजेंसी होता है एनआईएमजेड का। दूसरा यूपीएससी ये पूछ लेगा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है, आर्टिकल तो देगा नहीं यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी ये पूछ लेगा कि एनआईएमजेड को कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है एज एन इंडस्ट्रियल आपका टाउनशिप के रूप में। तो आप लिख मार्क कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एनआईएमजेड को बेसिकली डिक्लेयर करता है एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बताना चाहिए। और कितना परसेंट एरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, 30%, बाकी सर्विसेज यूनिट्स के लिए, ये बात क्लैरिटी लेकर के चलिएगा अपने दिमाग में। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस टू एनआईएमजेड। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डिक्लेयर करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके लिंकेजेस को और ज्यादा बेटर तरीके से क्रिएट करना, ठीक है, ताकि एनआईएमजेड में जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी तरीका का। जैसे क्या क्या तरीके के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर किए जाएंगे एनआईएमजेड में ताकि लिंकेजेस करने के लिए, रेल का सुविधा, रोड का, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है, टेलीकॉम, और ऑल्सो प्रोवाइड्स वायबल गैप फंडिंग। वीजीएफ के थ्रू पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि एनआईएमजेड को प्रॉपर तरीके से एज ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में डेवलप किया जा सके, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एनआईएमजेड को कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्पशन पे नहीं करना पड़ता है। एसईजेड के केस में हमने क्या देखा, इनकम टैक्स, मैट जो आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, ये सब एसईजेड में एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, 3 एनआईएमजेड है प्रेजेंट, ये बात पता होना चाहिए आपको। एक है आपका प्रकाशम आंध्र प्रदेश में, संगारेड्डी तेलंगाना, और कलिंगानगर विच इज इन उड़ीसा, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए 3। और 13 एनआईएमजेड जो है हैव बीन अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है उन्हें। तो जनरली वही बात है कि नाम याद नहीं रखना होता है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, जरूर से पढ़ लीजिएगा। तीनों पूछा जा सकता है कि एनआईएमजेड जो है मैच द फॉलोइंग टाइप का कुछ ऐसा आ सकता है यूपीएससी में कि ये कौन प्रकाशन जो है कहाँ पे है, संगारेड्डी कहाँ पे, तो लोकेशन के साथ में आपको पता होना चाहिए कि एनआईएमजेड कहाँ पे है, ठीक है। ये 3 का तो नाम एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो वो आप करंट अफेयर्स में कवर कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ कुछ डिफरेंस क्या है एसईजेड और एनआईएमजेड में, ये हमें पता होना चाहिए कि एसईजेड जो है वो बेसिकली एक्ट है, ठीक है, एसईजेड इज एन एक्ट, ठीक है, बट एनआईएमजेड जो है बेसिकली एक पॉलिसी है, पता होना चाहिए। एसईजेड का एक्ट भी 2005 का एक्ट है शायद, और एनआईएमजेड जो है पॉलिसी 2011 का, ठीक है। और
SEZ जो है, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है तो मिनिमम एरिया जितना रिक्वायर्ड है SEZ बनाने के लिए वो है 10 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर कि आप किस सेक्टर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, क्या उस सेक्टर में आप बेसिकली क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, क्या किस तरीके के गुड्स आप वहाँ से बेचते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, सेक्टर पर डिपेंड करता है। NIMZ में मिनिमम एरिया इज 5000, ठीक है। NIMZ आप मिनिमम एरिया ही बना रहे हैं 5000 से, क्योंकि प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर लिंकेजेस के साथ में, रोड्स का कनेक्शन, एयरपोर्ट्स का कनेक्शन, रेलवे का कनेक्शन, प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनता है, इसलिए मिनिमम एरिया इज 5000 हेक्टर। बट SEZ के केस में 10 से लेकर के 1000 हेक्टर तक है। SEZ का मैक्सिमम एरिया इज 5000 हेक्टर, ठीक है। SEZ का मैक्सिमम इट कैन गो टू 5000, ठीक है। NIMZ के केस में इट्स मिनिमम, ठीक है। दूसरा, NIMZ का जो मैक्सिमम एरिया इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो ये बात पता होना चाहिए कि कितना एरिया होगा, स्पेसिफाइड नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2006 के पेपर में कि SEZ एक्ट 2005 व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन इतना हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला कि क्या क्या SEZ से रिलेटेड आपको बताना है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो नॉर्मल सब आता है, SEZ का काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, ये सब, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो नॉर्मल सब आते हैं, ठीक है, कि फॉरेन सोर्सेज वाले इन्वेस्ट करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम लोग डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके, तो वही पर्पस होता है SEZ का। तीसरा, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि SEZ में गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मतलब गुड्स को भी करेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले दिमाग में आना भी चाहिए, तो वो आप गुड्स ही आना चाहिए आपके दिमाग में, प्लस यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, ये तो एक यूपीएससी का ट्रिक है, जो किसी को ट्रिक आए चाहिए नहीं है, ये सब ट्रिक सबको आता है वाला ट्रिक, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ऐसे ही आप एलिमिनेट कर लेंगे, तो थर्ड गया, यहाँ से गया, थर्ड गया, ये गया, बचा 1, तो आंसर हो जाएगा आपका A, 1 and 2 ओनली, ठीक है। कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सब कुछ SEZ में आप कर सकते हैं। एक यूपीएससी का और क्वेश्चन आया था 2012 के पेपर में कि विच ऑफ व्हाट इज रिसेंटली रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकता है, बेसिकली ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो सेटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, NIMZ, हाँ कर सकता है। अब NIMZ का बेसिकली पर्पस ही है कि मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ करना और बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ NIMZ इन फैक्ट। फिर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल वीडियो क्लियरेंस, ठीक है, एक ही विंडो क्लियरेंस होगा ताकि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैसल नहीं हो, और ब्यूरोक्रेटिक हैसल को रिड्यूस करने के लिए सिंगल वीडियो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो ये भी सही बात है। इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, अगर आप पढ़ेंगे तो तीनों के तीनों जनरल स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स लगेंगे, ऐसा आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1, 2 and 3 है, मतलब कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा SEZ के बारे में, अगर आपने कभी जिंदगी में NIMZ के बारे में नहीं पढ़ा, तो भी ये क्वेश्चन आप इजीली रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए दोस्तों SEZ और NIMZ का, तो आप योधम IAS के टेलीग्राम चैनल में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर्स। तो इकोनॉमिक्स का सीरीज ऐसे भी हमारा और 10-15 वीडियोस पड़े हुए हैं, और 10-15 वीडियोस बेसिकली बचे हुए हैं, तो उसे कंप्लीट करवाने के बाद में इकोनॉमिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सब डील कर लेंगे उसके साथ में। और फिर इकोनॉमिक्स के बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करूँगा, या तो फिर मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, दोनों में से एक सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों,